Hello everyone, welcome to my channel Omni Gyan. Today we are going to learn a poem, The Education of Nature by William Wordsworth. This is a sketch of William Wordsworth. Let us study a little about the biography. हम लोग थोड़ा biography पढ़ लेते हैं. William Wordsworth was born on 7th of April 1770 and he died on 23rd April 1850. He was an English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature. तो एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज के एक बहुत अच्छे दोस्त थे. सैमुअल टेलर कॉलरिज भी एक पोइट था और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था. तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज इन दोनों ने मिलके जो है इस रोमांटिक एज को लॉन्च किया था. ठीक है, रोमांटिक एज को लॉन्च किया था और उनका एक पोम आया था लिरिकल बैलेड्स 1798 में. ठीक है, तो लिरिकल बैलेड्स जब आया था तब उसी वक्त जो है लिरिकल बैलेड्स के पब्लिश होने के साथ साथ जो है ये डिक्लेयर हो गया था कि दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक एज नाउ. सो दे लॉन्च्ड द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर. ओके, इंग्लिश लिटरेचर through their publication of the lyrical ballads in 1798. वर्ड्सवर्थ एक पोएट लॉरेट थे from 1843 until his death from pleurisy on 23rd April 1850. तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 23rd 1850 में उनका डेथ हुआ था और उनका डेथ हुआ था प्लूरिसी की वजह से. ये प्लूरिसी एक डिजीज़ है तो इसकी वजह से उनका डेथ हुआ था. ओके, और ही वॉज द सन ऑफ जॉन एंड एन कुकसन वर्ड्सवर्थ. तो वो जॉन और एन कुकसन वर्ड्सवर्थ के बेटे थे एंड ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमाउथ कम्बरलैंड जो कि इंग्लैंड के एक डिस्ट्रिक्ट में है. अब उनको ये भी कहा जाता है कि वो फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री है. ठीक है, हालांकि हमने ये देखा कि कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलके जो है रोमांटिक एज को लॉन्च किया था, रोमांटिक एज इन लिटरेचर को लॉन्च किया था. बट देन कोई ये कहते हैं कि एक्चुअली वर्ड्सवर्थ ही है जो कि फाउंडर है, रोमांटिक पोइट्री के फाउंडर है. ओके, सो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री ऑल्सो इन वन वे. तो आगे जो है मैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करूँगा. उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये जो पोम है, कविता है एजुकेशन ऑफ नेचर, इसका एक और टाइटल भी आपको मिल जाएगा. वो है 3 years शी ग्रू. ठीक है, ये जो टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसको कभी कभी 3 years इन ग्रू के टाइटल से भी जाना जाता है. तो दोनों एक ही पोम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. अब हम लोग देखते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन इसका. तो पहले पढ़ लेते थोड़ा. 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार, देन नेचर सेड अ लवली अ फ्लावर ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The poem is about a little girl called Lucy. तो ये कविता जो है एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है लूसी, who tragically dies at the age of 3. तो जब लूसी की उम्र 3 साल की होती है तब ऐसा कहा जाता है कि जब लूसी की उम्र 3 साल की होती है तब वो मर जाती है. अब एक क्वेश्चन है कि हु इज़ लूसी. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हु एक्चुअली इज़ लूसी. कोई ऐसा भी कहता है कि लूसी इज़ द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. वर्ड्सवर्थ की एक ही बहन थी और बहन का नाम डोरोथी वर्ड्सवर्थ. ठीक है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी. और लूसी कौन थी फिर, हम यहाँ पे देखते हैं एक बार. वेदर लूसी एग्जिस्टेड इन रियलिटी इज़ नॉट नोन. क्या लूसी सचमुच में थी ये श्योर नहीं है. बट मेनी क्लेम दैट देर इज़ नो सच गर्ल कॉल्ड लूसी. तो कई ये कहते हैं और मैक्सिमम ये बिलीव करते कि लूसी नाम की कोई लड़की नहीं थी एंड शी वॉज ओनली द पोइट्स इमेजिनेशन. तो ये एक सिर्फ पोइट की इमेजिनेशन, ये पोइट का जो है इमेजिनेशन था एक. ठीक है, ऐसी कोई लड़की लूसी नहीं थी, ये पोइट का इमेजिनेशन था. ओके, उसके दिमाग में ये नाम आया और उन्होंने कविताएं, बहुत सारी कविताएं लिखी लूसी को लेके. ठीक है, मेनी कंसिडर द लूसी इज़ द बिलावेड ऑफ
वर्ड्सवर्थ ऑल्सो, बट मैक्सिमम बिलीव दैट लूसी नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ये पोइट की इमेजिनेशन है। ओके, कल्पना, इमेजिनेशन मतलब कल्पना है, कल्पना में ये नाम उन्होंने सोचा और लूसी से बहुत सारे कविताएं वर्ड्सवर्थ ने लिखा। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में नेचर जो है वो स्पीकर है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये पूरा पोम जो है वो नेचर के पर्सपेक्टिव से है। द होल पोम इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर, मतलब नेचर कह रहा है। ओके, या कह रही है। नेचर इज कंसिडर्ड एज अ लेडी। तो हम लोग नेचर को वीमेन अगर पकड़े तो नेचर ये कहती है कि वो लूसी को अडॉप्ट करेगी और लूसी के अंदर सारे क्वालिटीज़ देगी जो नेचर में है। ठीक है, जो जो क्वालिटीज़ नेचर में है, और वो क्या क्वालिटीज़ है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो जो क्वालिटीज़ नेचर में है वो सब क्वालिटीज़ वो लूसी में भी देंगी। और याद रखिए लूसी इज़ अ 3 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 3 साल की छोटी बच्ची है, वो अभी बड़ी नहीं हुई। तो कवि पोएट वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि एक्चुअली वर्ड्सवर्थ नहीं कहता है, एक्चुअली वर्ड्सवर्थ ये नेचर से कहलवा रहा है। नेचर इज़ एक्चुअली द स्पीकर हियर। तो नेचर ये कहती है कि जैसे जैसे लूसी बड़ी होती जाएंगी मैं लूसी को एजुकेट करता जाऊंगा। आई विल गो ऑन एजुकेटिंग लूसी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑल्सो कॉल्स लूसी अ लवली फ्लावर। तो नेचर जो है वो लूसी को एक सुंदर फूल कहती है। एवर बॉर्न ऑन अर्थ, जो धरती पे जन्म हुआ है लूसी एक बहुत खूबसूरत फूल जैसी है। इससे पहले इतना सुंदर फूल कभी धरती पे जन्म नहीं हुई। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में लूसी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो ऐसी सुंदर लड़की इस धरती पे पहले नहीं आई थी। ठीक है, तो लूसी को वो एक लवली फ्लावर कहती है। नेचर विल मेक लूसी अ परफेक्ट वीमेन। तो लूसी जो है हम लोग देखते हैं कि लूसी को नेचर ने अडॉप्ट किया। ओके, है कि नहीं? नेचर अडॉप्टेड लूसी, नेचर हैज़ टेकन लूसी, एंड नेचर ही कहती है कि जैसे जैसे लूसी बड़ी होती जाएंगी मैं लूसी को एक परफेक्ट लेडी बनाऊंगी, मैं लूसी को एक परफेक्ट वीमेन बनाऊंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं स्टैंजा 2 पे। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बावर, शैल फील एन ओवरसीइंग पावर टू किंडल और रीस्ट्रेन। तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग मैं ब्रैकेट में देता जाऊँगा ताकि आप सब लोगों को समझ में आए। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। तो लूसी विल ग्रो इन द लैप ऑफ नेचर। तो नेचर की गोद में लूसी जो है वो बड़ी होती जाएंगी। ओके, लूसी विल कीप ग्रोइंग इन द लैप ऑफ नेचर एंड इन द कंपनी ऑफ रॉक्स। तो नेचर में क्या क्या है आप लोगों ने देखा है ना। नेचर माने ऑल द नेचुरल थिंग्स दैट वी हैव अराउंड अस। रॉक्स, पत्थर है, उसमें धरती है, प्लेन्स है, ग्लेड्स मतलब फॉरेस्ट, उसमें फॉरेस्ट है, और फिर बावर मतलब अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे जो छाव है ना, तो सब मिलता है नेचर में। तो लूसी जो है इनके बीच बड़ी होंगी। ठीक है, ये पत्थर के बीच, प्लेन्स के बीच, फॉरेस्ट के बीच, फिर पेड़ों के छाव के अंदर लूसी बड़ी होंगी। इसका मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो लूसी जो है वो नेचर के गोद में बड़ी होंगी। ओके, तो ग्रोइंग क्लोज टू नेचर लूसी विल गेट मोर नॉलेज अबाउट नेचर। ये बात बहुत ऑब्वियस है क्योंकि लूसी बचपन से, अगर लूसी नेचर के गोद में बड़ी हुई तो लूसी को नेचर के बारे में और नॉलेज मिलेगा, और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, राइट? तो ग्रोइंग क्लोज टू नेचर लूसी विल गेट मोर नॉलेज अबाउट नेचर। लूसी को और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा नेचर के बारे में क्योंकि लूसी नेचर में बड़ी हो रही है, लूसी नेचर के गोद में बड़ी हो रही है, उसके आसपास सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। लूसी विल बी टॉट टू लर्न द सीक्रेट फ्रॉम बैलेंसिंग लॉ एंड इम्पल्स परफेक्टली फ्रॉम नेचर। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? लूसी जो है वो लॉ और इम्पल्स दोनों को बैलेंस करना सीखेगी नेचर से। ठीक है, देखिए हम लोग पहले से क्या पढ़ रहे हैं कि नेचर ने लूसी को अडॉप्ट किया है। इसका मतलब नेचर इज़ एजुकेटिंग लूसी। इसका मतलब नेचर इज़ अ टीचर। तो जैसे कि टीचर आप लोगों को सिखाते हैं स्कूल में, राइट? उसी तरीके से नेचर इज़ अ टीचर। ओके, जिन्होंने लूसी को गोद लिया है, अडॉप्ट किया है। तो एक टीचर जो है वो तो अपने तरीके से ही स्टूडेंट को सिखाएंगी। तो यही हो रहा है यहाँ पे भी कि नेचर इज़ एक्चुअली एजुकेटिंग लूसी।
तो नेचर लूसी को क्या सिखाएंगी? नेचर लूसी को सिखाएंगी बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना? लॉ एंड इम्पल्स। ओके, परफेक्टली फ्रॉम नेचर। तो इन फैक्ट नेचर विल बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स while educating Lucy and teach her the same thing. ओके, तो नेचर अगर खुद लॉ एंड इम्पल्स, नेचर के अंदर अगर खुद लॉ एंड इम्पल्स नहीं होगा तो वो लूसी को कैसे एजुकेट करेंगी? तो लॉ एंड इम्पल्स मतलब यहाँ पे क्या है? नियम कानून होते हैं ना। जब कोई बड़ा होता है तो एक डिसिप्लिन तरीके से उसको बड़ा होना पड़ता है, राइट? आप भी जब आप हम सब अगर अपना एग्जाम्पल ले लें, हम लोग सब बड़े हुए, घर पे बड़े हुए, अगर पेरेंट्स हम लोगों को मैनर्स नहीं सिखाएंगी, अगर टीचर्स हम लोगों को स्कूल में मैनर्स नहीं सिखाएंगे तो हम लोग जो है इनडिसिप्लिन बन जाएंगे। तो वी मस्ट हैव बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मतलब हमारे अंदर जो है डिसिप्लिन, और कोई भी अगर रिएक्शन होता है दूसरी तरफ से, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को देख के। ठीक है, तो नियम कानून और रिएक्शन दोनों जो है, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है ना, राइट? एक बैलेंस होना चाहिए। तो वो बैलेंस कौन सिखाएंगी? नेचर विल टीच दैट बैलेंसिंग। ठीक है, लूसी विल दस लर्न टू किंडल एंड रिस्ट्रेन। इसका मतलब क्या? लूसी दूसरों को इंस्पायर करेंगी, प्रेरित करेंगी और दूसरों को कंट्रोल भी करेंगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किंडल एंड रिस्ट्रेन मतलब इंस्पायर करना, किसी को प्रेरणा देना, ठीक है, और कंट्रोल करना। अगर कोई ओवर रिएक्ट करता है या कुछ करता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो शी विल इंस्पायर एंड कंट्रोल अदर्स ऑल्सो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते स्टैंजा 3 की तरफ। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन that wild with glee across the lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm, or mute insensate things. अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द कंपनी ऑफ नेचर लूसी विल बी जस्ट एज स्पोर्टिव। स्पोर्टिव मतलब प्लेफुल, ठीक है, फन लविंग, प्लेफुल लाइक अ फॉन। फॉन मतलब बेबी डियर या यंग डियर। ओके, हिरन का बच्चा या फिर एक बच्चा हिरन। आपने देखा होगा ना, टेलीविज़न में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक बच्चा हिरन जो है वो जंप करता है, रन करता है ऑन द ग्रीन ग्रास। तो ग्रीन ग्रास का मीनिंग यहाँ पे लॉन है। हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, लाइंस देखते हैं। ग्रीन ग्रास मतलब लॉन। ओके, लॉन क्या होता है? टेनिस लॉन या घर के बाहर जो लॉन्स होते हैं ना, इसका मतलब घास का बिछाया हुआ, ज़मीन पे जो घास बिछाए हुए होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड अ लॉन, राइट? तो ग्रीन ग्रास और माउंटेन्स, तो कैसे एक हिरन जो है उछल के कूद के एकदम खिलखिलाते हुए हरे घास के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर कैसे करके उछलते हुए, दौड़ते हुए, प्लेफुली हिरन जो है वो खुशी खुशी जंप करते हैं। तो इसी तरीके से लूसी भी बिल्कुल ऐसे ही प्लेफुल होगी। तो प्लेफुलनेस, वो स्पोर्टिव एटीट्यूड आएगा। लूसी भी बहुत खुश मिजाज रहेंगी। ठीक है, और ये कहाँ होगा? ये सब होगा नेचर के सराउंडिंग में रह के। ओके, और क्या? लूसी विल नो ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन नेचर लाइक स्प्रिंग्स ऑन द माउंटेन्स। तो ऑब्वियसली लूसी इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ नेचर। लूसी जो है वो नेचर के बीच बड़ी हो रही है। लूसी इज़ एक्चुअली ग्रोइंग इन अमिड नेचर। नेचर के बीचों बीच वो बड़ी हो रही है। तो लूसी को सब पता होगा कहाँ पे झरना है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे वो है, कहाँ पे पेड़ है। तो लूसी विल नो ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द नेचर। ओके, लाइक स्प्रिंग्स ऑन द माउंटेन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, और भी कई सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में लूसी को पता चलेगा। तो एक प्लेफुलनेस आएगा लूसी के अंदर, एंड लूसी विल ऑल्सो नो ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन नेचर। देन विल कंटिन्यू, शी विल बी अ रिलीविंग फैक्टर। यहाँ रिलीविंग फैक्टर मतलब आप देखिए यहाँ ब्रीदिंग बाम। बाम लगाने से क्या होता है? आपका जब सर दर्द करता है ना, बाम लगाते हैं तब आपको जगह रिलीव मिलता है ना। तो लूसी विल बी अ रिलीविंग फैक्टर फॉर ऑल एंड विल ऑल्सो बी एज काम एज द इनसेंसिबल और अनकॉन्शियस थिंग्स। इसका मतलब कि लूसी जो है दूसरों के लिए एक आरामदायक फैक्टर बनेंगी, एक रिलीविंग फैक्टर बनेंगी। सिर्फ वो ही नहीं, लूसी विल बी काम। काम मतलब शांत होना। तो लूसी बहुत शांत हो जाएगी। और शांत का एग्जाम्पल देते हुए पोइट ने कहा कि इनसेंसेट थिंग्स। इसका मतलब जो चीज़ जो है
इनसेंसिबल है, जिनके अंदर कोई सेंस बोल के कुछ चीज़ नहीं है, उसके जैसे काम हो जाएगी। आप देखते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये है नहीं कविता में बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप किसी जंगल वंगल में जाएंगे तो आप देखेंगे ना कि कोई पेड़ टूट के गिर गया और वो वहीं पे पड़ा हुआ है, ना तो कोई उसके अंदर मूवमेंट है ना तो कुछ है। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग इनसेंसेट ऑब्जेक्ट। इनसेंसेट ऑब्जेक्ट, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल काम शांत है, वो सालों से पड़ा हुआ है। या कोई बड़ा पत्थर जो सालों से पड़ा हुआ है, ओके, तो उसके जैसे जो है लूसी शांत हो जाएंगी। तो दो फैक्टर है, एक है कि शी विल बी अ रिलीविंग फैक्टर, आरामदायक फैक्टर बनेगी दूसरे के लिए, और वो शांत भी हो जाएंगी, जैसे कि वो कोई इनसेंसिबल या इनसेंसेट या कोई अनकॉन्शियस चीज़ हो जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं। ठीक है, फिर दस लूसी विल हैव बोथ क्वालिटीज़। तो लूसी के अंदर जो है ये सब पढ़ के हम लोगों को क्या मिलता है, दस लूसी विल हैव बोथ क्वालिटीज़। तो लूसी के अंदर दो क्वालिटीज़ हम लोग देखते हैं इस स्टैंजा में। पहला क्वालिटी क्या, शी विल बी फुल ऑफ फन, प्लेफुल। अंदर जो है उसके अंदर, लूसी के अंदर बहुत फन होगा, लेकिन दूसरी तरफ लूसी जो है बहुत शांत भी होंगी। ठीक है, तो प्लेफुलनेस और शांत, ठीक है, अंदर जो है बहुत खुशी होगा लेकिन एट द सेम टाइम अंदर शांत भी होंगी वो। ठीक है, दोनों क्वालिटीज़ लूसी के अंदर होंगी। और ये क्वालिटीज़ उनको, लूसी को कौन देगा, इट विल बी गिवन बाय नेचर, बिकॉज नेचर इज़ द टीचर हियर। नेचर यहाँ पे टीचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हो हम लोग स्टैंजा 4 पे। द फ्लोटिंग क्लाउड्स their state shall lend to her, for her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। द ब्यूटिफुल क्लाउड्स शैल lend हर देयर मोमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल lend, lend मतलब उधार देना कोई चीज़। ठीक है, तो द ब्यूटिफुल क्लाउड शैल lend हर देयर मोमेंट्स, इसका मतलब जो ब्यूटिफुल क्लाउड्स होंगे ना, आसमान में जो बादल होंगे, सुंदर सुंदर बादल होंगे, वो अपने वो सुंदरता के जो मोमेंट्स होते हैं ना, ओके, वो लूसी को देंगे वो लोग। ठीक है, एंड विलो जो है, विलो मतलब प्लांट्स, एक तरीके का प्लांट होता है विलो। तो विलो क्या होंगी, विलो जो है लूसी के लिए झुक जाएंगी, क्योंकि लूसी जो है अब नेचर का, शी इज़ नाउ, बिकॉज शी इज़ नाउ इन द मिडल ऑफ नेचर, तो नेचर के साथ उसका एक कनेक्शन ग्रो हो रहा है। ओके, नेचर इज़ फॉर्मिंग, लूसी इज़ फॉर्मिंग अ कनेक्शन विथ नेचर। तो इस वजह से जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी अब लूसी के दोस्त बन रहे हैं स्लोली स्लोली। तो इस वजह से विलो जो है एक तरीके का प्लांट होता है, वो भी लूसी को देख के झुक जाएंगे। शी विल, द विलो प्लांट्स विल बेंड फॉर लूसी। And in the company of nature, Lucy will also see and understand the movements of the storm and detect its grace or dignity। नेचर के बीच रह के लूसी जो है, जो तूफान होते हैं ना, तूफान, स्टॉर्म, स्टॉर्म जो होते हैं ना तूफान, इस तूफान का जो है मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कितना ग्रेसफुलनेस और डिग्निटी से भरा हुआ है इन तूफानों का मूवमेंट भी। हम लोग देखते हैं ना, जब तूफान आता है तो हवा का रुख जो है, हवा जो है वो बहता है, राइट। तो हवा के बहने में भी एक ग्रेस, एक डिग्निटी है ना। तो दैट ग्रेस एंड डिग्निटी विल बी डिटेक्टेड बाय लूसी। तो लूसी वो उस तूफान का, उस स्टॉर्म का जो है मूवमेंट देखेंगी भी और अंडरस्टैंड भी करेंगी। और वही नहीं, शी विल ऑल्सो डिटेक्ट इट्स ग्रेस एंड डिग्निटी। वो जो मूवमेंट में जो ग्रेस और डिग्निटी है ना, चाल में जो ग्रेस एंड डिग्निटी है, वो भी लूसी अंडरस्टैंड, सी करेंगी, देखेंगी और अंडरस्टैंड करेंगी और डिटेक्ट करेंगी। ठीक है ना। तो लूसी के अंदर इतना एजुकेशन अब जो है नेचर भर रही है, और ये सब नेचर ही कर रही है एक्चुअली। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस थिंग्स विल प्रोवाइड हर ऑनर एंड ग्रेस। तो इनडायरेक्टली जो है लूसी जब ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है, व्हेन लूसी इज ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग्स, शी इज़ इनडायरेक्टली गेटिंग एजुकेशन। ओके, क्या एजुकेशन, कि लूसी जो है तूफान के अंदर ग्रेस डिटेक्ट कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली इन रिटर्न जो है ऑल थिंग्स विल प्रोवाइड हर ऑनर एंड ग्रेस। तो सारे चीज़ जो हम लोग बोलते हैं ना, गिव रेस्पेक्ट एंड यू विल गेट रेस्पेक्ट, तो यही चीज़ लूसी के साथ भी हो रहा है। शी इज़ डिटेक्टिंग डिग्निटी एंड ग्रेस, इन रिटर्न शी इज़ गेटिंग ऑनर। ओके, शी इज़ गेटिंग ऑनर, नेचर इज़ प्रोवाइडिंग हर ऑनर
एंड ग्रेस। और इस ऑनर और ग्रेस का इम्पोर्टेंस क्या है? दिस ऑनर एंड ग्रेस विल मेक हर इनटू अ ब्यूटीफुल एंड साइलेंट मेडन। तो मेडन मतलब लेडी। तो ये सब जो है ब्यूटीफुल सा चीज़ जो है, ये सब चीज़ें जो लूसी देखती है इनडायरेक्टली, लूसी को एक बहुत सुंदर लेडी में, बहुत सुंदर और साइलेंट मेडन में, ओके, एक ग्रेसफुल लेडी में बदल रही है, कन्वर्ट कर रही है लूसी को। एक बहुत लूसी अभी बच्ची है, एंड लूसी इज, नेचर इज ट्राइंग टू मेक लूसी इनटू अ वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लूसी के अंदर नेचर ला रही है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी स्टैंजा 5। तो स्टैंजा 5 में क्या है हम लोग देखते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो द स्टार्स इन द मिडनाइट विल बी वेरी डियर टू लूसी, बिकॉज लूसी विल बी नेचर लिविंग। तो लूसी जो है वो नेचर लिविंग हो जाएंगी ना, नेचर के साथ रहते रहते। तो इसीलिए जो है जितने भी मिडनाइट के तारे हैं, स्टार्स इन द मिडनाइट, वो भी लूसी के बहुत डियर, बहुत क्लोज, एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे, राइट। शी विल बी एबल टू हियर मेनी सीक्रेट थिंग्स इन नेचर। तो ऑब्वियसली क्योंकि लूसी जो है अब नेचर का एक हिस्सा है, शी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, तो शी विल बी एबल टू हियर मेनी सीक्रेट थिंग्स ऑल्सो। आपका जिसके साथ दोस्ती ज़्यादा होगा तो वो आपको सीक्रेट्स भी बताएगा ना, तो उसी तरीके से लूसी को बहुत सारे सीक्रेट्स पता हो जाएगा। ओके, एंड गेट सीक्रेट नॉलेज ऑल्सो। तो नेचर के बारे में बहुत सीक्रेट नॉलेज भी लूसी विल नो। फिर देखते हैं हम लोग द रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द रिव्यूलेट्स। रिव्यूलेट्स मतलब रिवर, नदियाँ। ठीक है, नदियों का जो मूवमेंट होता है ना, नदी जो जब नदी, कोई नदी जब बहती है तब देखते हैं ना मूवमेंट होता है, राइट। तो नदी में जो मूवमेंट होंगी वो रैपिड मूवमेंट, और जो मरमरिंग साउंड्स होगी, नेचर में चरमर की आवाज़ें होते हैं ना जब पत्ते गिरते हैं, या फिर नदियों में भी मूवमेंट आता है, तो नेचर में जो साउंड्स होते हैं, तो वो साउंड जो है वो लूसी के चेहरे पे भी दिखाई देंगी। दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द फेस ऑफ लूसी ऑल्सो। इसका मतलब क्या कि आप कोई जब बहुत वंडरफुल चीज़ देखते हैं ना आपके सामने, तो वो खुशी आपके चेहरे पे भी झलकती है, राइट। तो वही चीज़ जो है वो लूसी भी एक्सपीरियंस करेंगी। रैपिड मूवमेंट ऑफ द रिवर्स एंड द मर्मरिंग साउंड्स, दैट विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन द फेस ऑफ लूसी ऑल्सो। वो लूसी के चेहरे पे भी वो दिखाई देंगी। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंजा 6। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन बॉजम स्वेल, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, while she and I together live here in this happy dell। डेल मतलब घाटी, वैली। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि नेचर विल गिव हर सम इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। तो नेचर जो है लूसी को कुछ इम्पॉर्टेंट वाइटल फीलिंग्स, इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स देंगी, हैप्पीनेस का कुछ इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स नेचर विल गिव टू लूसी। दिस विल मेक लूसी मोर ब्यूटीफुल इन बोथ बॉडी एंड स्पिरिट। तो देखिए नेचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेचर। नेचर का उद्देश्य क्या है कि लूसी को एक विमेन में ट्रांसफॉर्म करना, एक लेडी में ट्रांसफॉर्म करना। शी मस्ट हैव ऑल द फेमिनिस्ट क्वालिटीज़। तो फेमिनिस्ट क्वालिटीज़ जो है एक विमेन, अगर लूसी को अगर नेचर एक विमेन बनाना चाहती है तो सिर्फ स्पिरिचुअली करने से नहीं होगा, दैट हैज़ टू कम फिजिकली ऑल्सो। तो लूसी विल ग्रो इनटू अ विमेन नाउ। ओके, लूसी विल ग्रो इनटू अ लेडी इन बोथ बॉडी एंड स्पिरिट। और इसका जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, हर वर्जिन बॉजम स्वेल। ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो फिजिकली भी लूसी एक वीमेन बनने जा रही है। ओके, फिजिकल चेंजेस विल कम इन लूसी बिकॉज शी इज़ गोइंग टू बिकम अ वीमेन फ्रॉम अ लिटिल गर्ल, शी इज़ गोइंग टू बिकम अ वीमेन। सिर्फ वही नहीं, स्पिरिट में भी, चाल चलन में भी लूसी के अंदर एक फेमिनिज्म झलकेगा। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि फिजिकली शी इज़ अ वीमेन, नॉट ओनली दैट, बट इवन स्पिरिचुअली भी, चाल चलन में भी लूसी जो है शी विल बी अ वीमेन। सो नेचर इज़ मेकिंग लूसी अ कंप्लीट वुमन, बॉडीली, स्पिरिचुअली। ओके, सब क्वालिटीज़ को लेके जो है लूसी विल बी मेड अ वुमेन बाय नेचर। सो शी विल हैव ऑल फेमिनिस्ट क्वालिटीज़, बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, बॉडीली भी और
spiritually भी. Okay, she will be having all the women qualities that a woman has. She will be having all the qualities, right? Nature and Lucy are sitting on a dell, मतलब घाटी, वैली. ओके, तो स्टैंजा 7 पे हम लोग जाते हैं. Thus nature speak, the work was done. How soon, this is the last stanza, how soon my Lucy's race was run. She died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. तो ये थोड़ा दुख भरा एक लाइन है, एक स्टैंजा है, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट. तो नेचर कहती है कि मेरा काम हो गया है. ओके, जितना भी एजुकेशन मुझे लूसी को देना था मैं दे चुकी. नेचर सेज दैट हर वर्क हैज़ बिन डन. बट देन सबसे दुख की बात यह है कि लूसी हैज़ डाइड नाउ. लूसी मर चुकी है. अब नेचर का यहाँ पे स्पीच ख़त्म हो जाता है. ओके, एंड नाउ द पोइट स्पीक्स. नाउ पोइट इज़ ऑब्वियसली वेरी 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 सैड. ओके, बिकॉज लूसी हैज़ लेफ्ट हिम. क्योंकि लूसी ने पोइट को छोड़ दिया. इसका मतलब क्योंकि लूसी मर गई तो दुनिया छोड़ के लूसी चली गई. दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी, द पोइट इज़ वेरी सैड. शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द हीथ एंड द क्वाइट सीन्स एंड ऑल द मेमोरीज. तो लूसी जो है पीछे बहुत सारे यादें छोड़ गई. ओके, धरती छोड़ गई, जितने भी साइलेंट सीन्स, क्वाइट सीन थे आसपास, ओके, वो सब छोड़ गई. और सबसे बड़ी बात जो है, जितने भी मेमोरीज़ थी ना लूसी की, जितनी मेमोरीज़ थी वो सब लूसी पीछे छोड़ गई. अब पोएट जो है बहुत बहुत दुखी है. तो लूसी जो है शी हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर ओनली. आप लोग देखिए कि बिगिनिंग से एंड तक जो है हम लोग देखते हैं कि लूसी को नेचर ने एजुकेट किया, नेचर ने पाला, नेचर ने बड़ा किया. ठीक है, और लूसी अब नेचर में ही वापस चली गई. राइट, लूसी फिजिकली वॉज अ पार्ट ऑफ नेचर इन द बिगिनिंग. वो फिजिकली नेचर की पार्ट थे बिगिनिंग में, लेकिन अब जो है वो इन स्पिरिट, स्पिरिचुअली वो नेचर की पार्ट है. तो अल्टीमेटली शी केम फ्रॉम नेचर, शी वॉज एजुकेटेड बाय नेचर एंड शी वेंट बैक टू नेचर इटसेल्फ. ओके, सो लूसी ग्रू इन नेचर एंड डाइड इन नेचर इटसेल्फ. तो नेचर में ही पली बड़ी और नेचर का हिस्सा बन के परमानेंटली जो है लूसी नेचर में ही लौट गई इन अ स्पिरिचुअल फॉर्म. आत्मा जो होते हैं ना, तो आत्मा के रूप में नेचर, आत्मा के रूप में लूसी चलेगी नेचर में ही. तो नेचर में पली बड़ी और नेचर में ही वो लौट गई. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोम. दिस इज़ ऑल अबाउट द पोम. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पोम वेरी नाइसली. मैंने कोशिश किया कि मैं लाइन बाय लाइन मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूँ ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आए. तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.